हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 21 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन PYQs फ्रॉम चैप्टर 1 रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें बोला है इफ x इज इक्वल टू ए बी क्यूब एंड y इज इक्वल टू ए क्यूब बी वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। हमें नंबर x और नंबर y की प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ xy माइनस LCM ऑफ xy। HCF और LCM का डिफरेंस फाइंड करना है x और y का। ठीक है, तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम HCF ऑफ xy लेंगे। HCF में हम बचा कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं। और स्मॉलर पावर क्यों लेते हैं, इसका मैंने बचा एक सेपरेट वीडियो बनाया है इसके लिए और इसका रीजन उस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेंगे HCF के केस में। तो देखो बच्चा, कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में A है और A की स्मॉलर पावर क्या है, इधर A के साथ कुछ नहीं है, x की प्राइम फैक्टर से हम 1 लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 1। तो इधर क्या होगा, a रेज टू पावर 1, और अगर पावर 1 हो तो हम पावर ना लिखे तो भी चलता है, तो इधर a आ जाएगा और b क्यूब और b का मतलब b रेज टू पावर 1। तो स्मॉलर पावर इधर क्या है, b की 1 है, तो b रेज टू पावर 1 और सिंपली b लिख देंगे हम। तो HCF ऑफ XY क्या आ गया, AB आ गया। और LCM में हम क्या करते हैं बच्चा, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। और हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं, अगेन मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। LCM के केस में हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं, वो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया सेपरेट वीडियो में, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, क्या वहां से देख सकते हो। तो अभी के लिए बच्चा, कॉमन प्राइम फैक्टर जैसे दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर ए है, ए की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यानी कि ए रेज टू पावर 3 आ जाएगा एक तो, और बी क्यूब और बी 1 में से बी की पावर 3 हाईएस्ट 3 है पावर, तो बी क्यूब आ जाएगा, बी रेज टू पावर 3। तो डिफरेंस हो गया हमारा ए बी माइनस ए क्यूब इंटू बी क्यूब। क्या कोई ऐसी कोई ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से, ए बी सी डी में से नहीं है, अगर होती तो हम यही टिक कर देते। अब नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चा, तो आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। देखो ऑप्शन बी में कॉमन लिया हुआ है, तो हम कॉमन लेके देखेंगे क्या हमारा आंसर ऑप्शन बी आ सकता है या नहीं आ सकता, या कोई और ऑप्शन है इसका आंसर। तो देखो बच्चा, ए बी कॉमन लेते हैं, तो ए बी हमने ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, इधर जब ए बी है तो ए बी का मतलब हम ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 भी कंसीडर कर सकते हैं ना, यानी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर। और जब हम ए बी इंटू 1 में से ए बी बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में इधर 1 रहेगा। ओके, और फिर ये माइनस का साइन, और ए क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब में से अगर हम ए और बी बाहर ले लेते हैं तो एक एक पावर कम हो जाएगी। ए क्यूब में से अगर ए बाहर लेंगे तो इधर ए स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में, और बी क्यूब में से बी बाहर लेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए बी इन ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या अभी कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है, नहीं अभी भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसको हमें आगे सॉल्व करना होगा। अब आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो बच्चा, ए बी को हम एज इट इज लिखेंगे, और ध्यान दो बच्चा, इधर 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी होल स्क्वायर, यस सर लिख सकते हैं। ठीक है, और बीच में यहाँ माइनस का साइन है, तो ये एक आइडेंटिटी से मैच करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के, इसके इक्वल होता है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि 3 इंटू 4 12 होता है, और 4 इंटू 3 भी हमारा क्या होता है, 12 ही होता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो अब आइडेंटिटी हम कौन सी लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही आपको, तो उसमें क्या है 1 माइनस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी है, तो माइनस वाला पहले आ रहा है, तो हम इसमें ये वाली फॉर्म लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर आएगा पहले ए बी, फिर होगा 1 माइनस ए बी, क्योंकि a की जगह हमारे पास इधर 1 है और b की जगह क्या है, ए बी है, तो 1 माइनस ए बी इंटू अगेन ए प्लस बी 1 प्लस ए बी। तो ये हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन डी से। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस 429 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इस क्वेश्चन में 429 को कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखने का मतलब है हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, 4 टेबल फॉर्म में। आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या नंबर 2 से डिविजिबल है। नो, 2 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब आते हैं। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कैसे पता चलेगा कि नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम इनकी डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे, लाइक 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15। तो इन तीनों को डिजिट्स को प्लस करके हमें 15 मिलता है।
और 15 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको पहले 3 से डिवाइड दे देंगे, और जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे ना, देखो बच्चा, पहले हम 4 लेंगे। 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन क्या आता है, 3 आता है। कितने पे आता है, 1 पे। अब 4 तो पूरा नहीं डिवाइड हुआ था, ओनली 3 डिवाइड होता, तो जो रिमाइंडर 1 बचा वो 12 2 के साथ चला जाएगा 12। अब 12 कितने पे आता है, 3 के टेबल में 4 पे। अभी 12 तो यहाँ तक 42 14 हो गया। अब बचा 9। 9 कितने पे जाता है बच्चे, 3 पे। अब हमारे पास नंबर आ गया 143। तो अगेन हम 2 से चेक करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से डिजिट्स को ऐड करके देखो, 1 + 4 5, 5 + 3 8। तो 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो किससे करें अब। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से चेक करेंगे। 7 से हम डिवाइड करके देख लेंगे, लेकिन ये 7 से नहीं होगा क्योंकि 14 को 7 से करेंगे, जैसे 1 4 लेके 14 तो 2 आएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर बच जाएगा 7 से डिवाइड करने पे, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। तो इस 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 11। तो ध्यान रखना, हमें प्राइम नंबर ही लेने हैं। तो ये नंबर आप चेक करना 11 से डिविजिबल होगा। ये आगे हमें चेक करके देखना होगा। 11 से नहीं होगा तो 13 से देखेंगे, फिर 13 से नहीं होगा तो 17 से। तो अभी 11 से हो रहा था, हम 11 से कर लेंगे। अगर हम इसको 11 से करते हैं डिवाइड, तो हमारे पास 13 आएगा। 143 डिवाइडेड बाई 11 इज 13। और 13 किससे डिविजिबल है बच्चा, 13 से ही। तो 13 डिवाइड बाई 13 1 आ गया। सो हम लिख सकते हैं 429 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ही है ना, देखो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, और 3 11 और 13 तीनों क्या है, प्राइम फैक्टर। इसमें लिखा है फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें फाइंड करना है 480 और 720 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और मेथड हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो हम इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। सबसे पहले हम 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 480 2 से डिविजिबल है। 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आएगा, और 240 भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ 120 आएगा। अब 120 भी 2 से डिविजिबल है, तो 60 आ जाएगा 120 को 2 से डिवाइड करके। अब 60 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 30 आएगा। इवन 30 भी 2 से डिविजिबल है, और 30 को 2 से डिवाइड करके हमें 15 मिलता है। अब 15 जो है ना, 2 से ना डिवाइड होकर 3 से होगा, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। और 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 5 से ही डिवाइड होगा। तो 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या रहेगी, देखो 2 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, 2 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5, और 3 ओनली 1 टाइम आ रहा है, तो इसको हम 3 रेज़ टू पावर 1 लिखेंगे। और पावर 1 हम ना भी लिखे तो चलता है, लेकिन अभी हम लिख देते हैं। और इधर उसके अलावा 5 रेज़ टू पावर 1 आएगा, कि 5 1 टाइम आ रहा है। अब हम 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चा। 720 2 से डिवाइड हो रहा है पहले, तो ये 360 आएगा। 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। 180 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 90 आएगा। और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 2 से ना डिवाइड होकर 3 से हो सकता है, और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15। अब 15 अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। और 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, और फाइनली 5 को 5 से डिवाइड करने पे इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, देखो बच्चा, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 रेज़ टू पावर 2, और 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम ओनली, तो 5 रेज़ टू पावर 1। ओके, अब हम इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ जैसे कि मैं बता चुका हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें हम क्या लेते हैं बच्चा, जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर होता है ना, उसकी स्मॉलर पावर लेते हैं। और स्मॉलर पावर क्यों लेते हैं, ये मैं आपको एचसीएफ फाइंड करने के बाद बताऊंगा। देखो बच्चा, दोनों में 2 कॉमन है, और स्मॉलर पावर क्या है, 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 में से 4 स्मॉलर है, तो हम इधर 2 रेज़ टू पावर 4 ले लेंगे। ओके, एंड देन मल्टीप्लाई। अब 3 भी दोनों में कॉमन है, तो 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2 में से 3 रेज़ टू पावर 1 स्मॉलर है, तो इधर 3 रेज़ टू पावर 1 लेंगे। पावर 1 हम ना भी लिखे तो चलेगा बच्चा, लेकिन कोई और पावर होती है तो हम उसको लिखते हैं। और फाइनली 5 रेज़ टू पावर 1 दोनों में है, 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी और 720 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी, तो दोनों में 5 कॉमन है और पावर सेम है, तो हम जो पावर होगी दोनों में वही ले लेंगे, 5 रेज़ टू पावर 1 ही रहेगी, तो 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ क्या होगा बच्चा, देखो 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, तो 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें मिलेगा 240, तो हमारा एचसीएफ 240 आ गया। अब एचसीएफ में हमने स्मॉलर पावर क्यों ली, इसको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, दोनों में का कॉमन फैक्टर होता है, और फैक्टर जो है ना दोनों नंबर से स्मॉलर होगा, दोनों नंबर से स्मॉलर होगा, 480 से भी छोटा होगा और 720 से भी छोटा होगा, और ये दोनों नंबर 240 से डिवाइड भी होंगे, डिविजिबल होंगे पूरी तरह से। तो अगर इसको हमें छोटा बनाने के लिए हमें एचसीएफ में क्या करना होता है, स्मॉलर पावर लेनी, तो इसलिए हम एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलर पावर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एलसीएम फाइंड करेंगे बच्चा, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 में से 2 रेज़ टू पावर 5 ही हाईएस्ट है ना, तो हम 2 रेज़ टू पावर 5 इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है,
तो इधर 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब फाइनली 5 जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, दोनों में सेम पावर है, अगर सेम पावर है तो वही ले लो, लाइक इधर क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। अब 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 5 होगा 32। देखो बच्चा 2 रेज़ टू पावर 4 तक हमने 16 लिया था, अब अगर एक 2 और आ जाता है ना तो ये हमारा 32 बन जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 5 32 होगा, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर क्या होता है 9, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिखेंगे। ओके, अब बच्चा हमारे पास आ गया 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1440। तो हमारा एलसीएम आ गया बच्चा 1440। अब बच्चा एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर क्यों दी, इसका रीजन ये है जो एलसीएम होता है ना दोनों गिवन नंबर से बिगर होगा। आप देख सकते हो बच्चा 1440 इन दोनों से बड़ा है और 1440 इन दोनों से डिविजिबल भी है। एलसीएम को बिगर रखने के लिए हम एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 288। बेटा हमने क्या बताना है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताना है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास x रेज़ टू पावर m है ना, इसमें जो m है ना वो एक्सपोनेंट है और जो x है वो बेस है। तो हमने अगर हमको कह रहा है कि अगर हम 288 को प्राइम फैक्टराइज करें तो जो उसमें 2 आएगा ना उसकी एक्सपोनेंट क्या होगा, यानी कि उसकी पावर क्या होगी। तो हम 288 को प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा आपको आती है, इस तरह से करेंगे, पता होगा आपको। 2 से गया, देन 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3 और 1। तो 288 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई बेटा, ध्यान से समझना। 2 रेज़ टू पावर हम देखेंगे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। एंड 3 इज कमिंग 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। और अब हमसे क्या पूछा था बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ 2। अब 2 का एक्सपोनेंट क्या है, यानी कि पावर ऑफ 2 क्या है, इसमें 5 है ना। सो आवर आंसर इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 288 इज B5। इसमें मैं बोला है द HCF ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज 13। दो नंबर का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका, दो नंबर क्या बचा 65 और 104, उनका HCF हमें 13 दिया। और आगे लिखा है द एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 और 65 और 104 का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 40x। वो हमें कितना दिया है 40x, देखो मैंने इधर लिख दिया। और हमें करना है क्या है, देन द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए बच्चा हम एक रिलेशन यूज करेंगे बिटवीन HCF एंड LCM एंड टू नंबर्स। या इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ए और बी क्या होते हैं, दोनों नंबर, जैसे 65 और 10। अब हम वैल्यू डालें तो बच्चा HCF की जगह 13, LCM की जगह 40x और नंबर क्या है हमारे 65 और 104, ये A और B हो जाए। A की जगह 65 और B की जगह 104। अब x की वैल्यू लेने के लिए बच्चा हमें क्या करना होगा, 65 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइडेड बाय जो ये 13 मल्टीप्लाई 40 है ना, ये x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। तो जब ये LHS से RHS में जाएंगे तो ये डिवाइजर में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 40 लिख देंगे। अब इसको हम कट करते हैं, जैसे कि 65 और 13 दोनों 13 से जाते हैं। अब 65 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 और 13 को 13 से करेंगे तो 1। अब इसके अलावा बचा 104 और 40 दोनों 2 से जाते हैं, 52 और 20 अभी भी ये 2 से जा रहे हैं, 26 और 10 देन 13 और 5 2 से जाने पे। और फाइनली इस 5 से इस 5 को कट करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में ओनली 13 बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, तो 13 अपॉन 1 और 13 अपॉन 1 को हम 13 लिखेंगे बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 13। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी 13। क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23। HCF दो नंबर का हमें 23 दिया है एंड देयर LCM इज 1449 और LCM हमें 1449 दिया है। और आगे कहा है इफ वन नंबर इज 161, एक नंबर हमें दिया है 161, देन द अदर नंबर इज, हमें अदर नंबर सेकंड नंबर निकालना है। तो इसके लिए बच्चा हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो होता है बच्चा HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब मान लो टू नंबर A और B है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, A मल्टीप्लाई B। तो फॉर्मूला हमारा हो गया HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू डालते हैं, HCF हमें 23 दिया है तो HCF की जगह हमने 23 लिख दिया, LCM हमें दिया 1449 तो LCM भी हमने लिख दिया। वन ऑफ द नंबर A वो हमें क्या दिया 161 और हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर हम B ही रखते हैं, तो हम B की वैल्यू किसी तरह से निकालेंगे। तो ध्यान से समझना बच्चा, अब इधर B के साथ जो 161 है वो मल्टीप्लाई में है,
जब ये RHS से LHS में जाएगा तो ये किधर चला जाएगा, डिवाइजर में, तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 1449 अपॉन 161 इज इक्वल टू बी। अब हम बी की वैल्यू निकालने के लिए इसकी लोएस्ट टर्म करेंगे। अब देखो बच्चा 1449 और 161 ये एक्चुअली 7 से डिविजिबल है ये दोनों नंबर, और अगर आपको ना पता चल रहा हो ये 7 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते, तो आप क्या करना, इसको 1449 को 161 से डायरेक्ट डिवाइड करके लिख देना, ठीक है। और जनरली ये डिविजिबल हो गई, या तो 1449 161 से डिविजिबल होगा, 161 23 से भी डिविजिबल हो सकता है, और ये होगा भी क्योंकि 23 से डिवाइड करके इधर 7 आएगा। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों किससे डिविजिबल है, 7 से, 161 और 1449। तो 1449 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 207, ओके, और 161 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 23। अब देखो बच्चा इधर 23 आ गया, 23 डायरेक्ट 23 से कट जाएगा, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1। तो अब न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 1 और 207, और डिनोमिनेटर में 1 आ गया। अब डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उसको हम नहीं लेते क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, तो अब न्यूमरेटर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लाइक 1 मल्टीप्लाई 207 क्या होगा 207, तो हमारा बी की वैल्यू अदर नंबर क्या आ गया 207, तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 207। इसमें हमें बोला फाइंड द एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 78, 91 एंड 195। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन तीन नंबर्स का। एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हैं बच्चा। तो एक एक करके हम तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो बच्चा 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 78 2 से डिविजिबल है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 39। अब 39 3 से डिविजिबल होगा, कैसे पता चल रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 3 + 9 इज 12 और 12 3 से डिविजिबल होता है। तो डिजिट्स को अगर प्लस करके जो नंबर मिले वो 3 के टेबल में आ जाए तो यानी कि फिर वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 बीइंग अ प्राइम नंबर 13 से ही डिवाइड होगा। अब 13 डिवाइडेड बाय 13 इज 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78 क्या हुई 2 × 3 × 13। अब इसमें ईच प्राइम फैक्टर की पावर जो है ना बच्चा 1 कंसीडर की जाएगी। जब कोई पावर ना हो तो 1 मानते हैं, और क्योंकि हर नंबर एक एक बार ही अकर कर रहा है, जैसे प्राइम फैक्टर 2 एक बार अकर कर रहा है तो उसको 2⁻1 लिखेंगे। अब हम 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 91 2 से तो डिविजिबल नहीं है बिकॉज ये इवन नंबर नहीं है, 3 से भी नहीं होगा बिकॉज 9 + 1 डिजिट्स को ऐड करें 9 + 1 10 होता है और 10 3 के टेबल में नहीं आता। सो 91 जो है बच्चा 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5, ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है ना 5 है। तो 91 7 से डिविजिबल होगा, और 7 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से करेंगे इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 होगी 7⁻1 मल्टीप्लाई 13⁻1। ओके, अब नेक्स्ट 195 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बच्चा इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से तो डिविजिबल है, तो पहले 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 39 आएगा। अब 39 जो है बच्चा 3 से डिवाइड होता है। अभी हमने देखा इधर 39 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा 13, और 13 प्राइम फैक्टर है तो 13 से जाएगा इधर 1 आ जाएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 195 हो गई 5⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻1 मल्टीप्लाई 13⁻1। अब हम पहले एलसीएम फाइंड करेंगे फिर एचसीएफ। एलसीएम में बच्चा हम क्या करते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की, यानी कि तीनों नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे ना उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो लेकिन वर्ड इधर लीस्ट यूज हो रहा है, लेकिन हम ले कौन सी पावर देंगे हाईएस्ट पावर। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको एलसीएम फाइंड करने के बाद बताऊंगा। ओके, सबसे पहले देखो बच्चे प्राइम फैक्टर 2 है 78 की फैक्टराइजेशन में, लेकिन 91 और 195 की फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर। तो मल्टीप्लाई बाय 1 कराने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, से नंबर सेम रहता है। तो और 1 की जगह हम 1 = एनीथिंग पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि x की पावर 0 क्या होती है 1 ही होती है ना। तो हम 1 की जगह एनीथिंग पावर 0 लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें इधर प्राइम फैक्टर 2 दिया 78 की फैक्टराइजेशन में, लेकिन 91 की फैक्टराइजेशन में 2 की पावर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 कंसीडर करके 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होगी 1 होगी, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। ओके, अब सिमिलरली 195 में भी 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 2 की पावर 0 लिख लेंगे। 1 कंसीडर करते हैं 1 की जगह 2 की पावर 0। अब देखो जब तीनों में 2 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया। तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है
1 है, तो एलसीएम में सबसे पहले इधर हम 2 की पावर 1 और सिंपली 2 लिख देंगे। अब देखो बच्चा नेक्स्ट 78 में 3 प्राइम फैक्टर है, वो 195 में भी 3 है, लेकिन 91 में नहीं है। तो हम 91 में यहाँ मल्टीप्लाई पे 1 मानते हुए 1 की जगह 3 रेज़ टू पावर 0 ले सकते हैं। यस सर, ले सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज 1 और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो अब देखो बच्चा 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 0, इधर 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 3 की पावर 1 और सिंपली 3। ओके, अब देखो बच्चा नेक्स्ट 78 में ही हमारे पास प्राइम फैक्टर 13 है, 13 रेज़ टू पावर 1, 91 में भी 13 रेज़ टू पावर 1 है और 195 में भी 13 रेज़ टू पावर 1 है। तो तीनों में हमें कॉमन प्राइम फैक्टर 13 दिख ही रहा है, तो हम इसमें हाईएस्ट पावर देखिए 13 की तो क्या रहेगी, तीनों पावर इक्वल है तो हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगी, यानी कि 13 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 13 लिख सकते हैं। फाइन, अब आ जाओ 91 की फैक्टराइजेशन में। 95 की फैक्टराइजेशन में इधर बचा हमारे पास 7 रेज़ टू पावर 1 है, लेकिन 78 और 195 की फैक्टराइजेशन में 7 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ 7 की पावर 0 ले सकते हैं 1 मानते हुए, 1 की जगह 7 की पावर 0 ले लेंगे। सिमिलरली 195 में भी 7 रेज़ टू पावर 0 ले लेंगे। अब हाईएस्ट पावर देखें तीनों में 7 रेज़ टू पावर 0, 7 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 0 में से, तो 7 रेज़ टू पावर 1 हाईएस्ट होगी और सिंपली 7 रेज़ टू पावर 1 को हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो 91 के भी सारे फैक्टर कवर हो गए हैं प्राइम फैक्टर। अब 195 में ओनली प्राइम फैक्टर 5 बचा हुआ है। अब इधर 5 रेज़ टू पावर 1 है, लेकिन 91 में और 78 में प्राइम फैक्टर 5 नहीं आ रहा, तो इधर हम 91 में पहले इधर 1 मानते हुए 1 की जगह 5 की पावर 0 लिखेंगे। सिमिलरली 78 में भी यहाँ मल्टीप्लाई में 1 मानते हुए 5 की पावर 0 लिख देंगे। अब इन तीनों में 5 कॉमन हो गया और इसमें हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 5 रेज़ टू पावर 1 ही रहेगी ना। यस सर, तो इधर 5 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली हम 5 लिख देंगे। अब एलसीएम क्या होगा बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई में 13 78 होगा और 78 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 546 मिलता है और 546 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें 2730 मिल जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम होगा। अब बच्चा हमने एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्यों ली, ये मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम में की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल होते हैं ना बच्चा, वो नंबर से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं, उससे छोटे तो नहीं हो सकते। और जो एलसीएम होता है ना, तीनों नंबर से डिविजिबल भी होगा। वो तभी पॉसिबल होगा डिविजिबल होना जब जो एलसीएम है इन तीनों नंबर से बड़ा हो या इनके बराबर हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि एलसीएम इन तीनों से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये भी है। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए इसको एलसीएम को, तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर की, तीनों नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना कि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एचसीएफ में आते हैं बच्चा। एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। अब देखो सबसे पहले 2 तीनों में था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 तीनों में है। तो एचसीएफ में मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 0 आ जाएगा पहले हमारे पास, फाइन, और मल्टीप्लाई बाय, अब 3 में देखो बच्चा 3 की पावर 1 78 में और 91 में 3 की पावर 0 है और 195 में 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 0 रहेगी। तो इधर भी हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो बच्चा इधर नेक्स्ट 13 रेज़ टू पावर 1, 13 रेज़ टू पावर 1 और 13 रेज़ टू पावर 1 तीनों में पावर 1 है, तो सेम पावर है तो स्मॉलर पावर 1 ही रहेगी, तो 13 रेज़ टू पावर, और सिंपली इसको हम 13 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अब 7 रेज़ टू पावर 0 और 7 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 0 में स्मॉलर पावर क्या है, 7 रेज़ टू पावर 0 है, पावर 0 स्मॉलर है ना, तो इधर हम 7 रेज़ टू पावर 0 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, फाइनली अब 5 रेज़ टू पावर 0 है, 91 में भी 5 रेज़ टू पावर 0 है, 195 में हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 1 है, तो स्मॉलर पावर 0 हो गई, तो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 0 हो जाए। अब बच्चा ध्यान दो, इधर 2 रेज़ टू पावर 0 हमारा 1 होगा और 3 रेज़ टू पावर 0 भी 1 आएगा और 13 रेज़ टू पावर 1 या 13 का हो तो ये 13 ही रहेगा और 7 रेज़ टू पावर 0 यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, एनीथिंग पावर 0 1 होती है ना, और 5 रेज़ टू पावर भी 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 13 हो गया और 13 मल्टीप्लाई 1 13 मल्टीप्लाई 1 13 ही रहेगा, तो एचसीएफ जो हमारा आएगा ना बच्चा इस तीनों नंबर का वो 13 आएगा। अब एलसीएम हमारा 2730 आया और एचसीएफ 13। तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, देखो बच्चा, चेक वेदर एलसीएम ऑफ एबीसी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ एबीसी
इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो एक बार करके देखते हैं बच्चा कि होता है या नहीं होता। तो 2730 एलसीएम है और एचसीएफ हमारा 13 आया। अब 2730 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारा होगा 35,490। अब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर हमारा 78 है, 78 मल्टीप्लाई बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 195। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बच्चा हमें मिलेगा 13,84,110। तो ये हमारा इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया। क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी आया? नो। तो ये नॉट इक्वल आया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये हमारा आंसर है। लेकिन बच्चा अगर यहाँ पर 3 नंबर के बजाय 2 नंबर होते ना तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव होता ही होता। तो 2 नंबर के केस में एलसीएम इंटू एचसीएफ ध्यान रखना हमेशा ए इंटू बी के इक्वल आएगा, लेकिन 3 नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 2 एक इररेशनल नंबर है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है बेटा, जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है इसका मीनिंग है कि हम कुछ अज्यूम करेंगे, कुछ मान लेंगे और उस जो हम अज्यूम करेंगे ना उसको गलत प्रूव कर देंगे। हम एक तरह से खुद को गलत प्रूव कर देंगे जो हम लिख रहे हैं। तो इधर हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं ये एक रैशनल है, उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब इसको हमने रूट 2 को रैशनल नंबर अज्यूम किया है, तो हम अपने अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे, यानी कि इसको गलत प्रूव करेंगे। हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इससे हमारी लिखी हुई जो अजम्पशन है वो गलत प्रूव हो जाएगी। ओके, और अगर रूट 2 रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उसे हम इररेशनल नंबर मानते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह से हम इसको इररेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लिखा लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो हम रूट 2 को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। और हमें साथ में ये भी अज्यूम करना है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और क्यू क्या है? को प्राइम है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको पता है कि बेटा रैशनल नंबर में क्यू यानी कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। लेकिन ये को प्राइम क्या चीज है बेटा? ध्यान से समझना। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते 1 के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3/7 लिखता हूं तो 3 और 7 कोई सेम नंबर से डिवाइड होंगे? नो, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। तो 3 और 7 को प्राइम है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बेटा 10/12, अब 10 और 12 दोनों सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। कौन से नंबर से? 2 से। तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आता है, और 12 को 2 से डिवाइड करो तो 6 आता है। तो 5/6 हो गया। तो लेकिन जो 10 और 12 है ना वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो लेकिन 5 और 6 को प्राइम है, क्योंकि ये किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है 1 के अलावा। फाइन, तो अब हम आगे करते हैं। अब आपको पता चल गया को प्राइम नंबर क्या है। नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम यहां लिखेंगे रूट 2 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। अब रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर रहेगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, और रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 रूट 4 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है। तो बेटा जब भी रूट 2 का स्क्वायर होगा तो हम उसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर हो, चाहे रूट 3 हो, तो हम उसको रूट 3 के स्क्वायर को 3 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से रूट 2 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 2। अब ये पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर है ना, ये जो पावर 2 है पी के साथ भी जाएगी और क्यू के साथ भी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर करो। अब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? पी स्क्वायर होगा, और 2 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब जब हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इधर 2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर था, और क्यू स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना होगा? इस 2 को डिवाइजर में ले जाना होगा, इसको लिखना होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब ऐसा क्यों लिखा? इसका एक पर्पस है। तो इससे हमें ये पता चलता है ऐसे लिखने से कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे, ये एक्चुअली जो अपॉन है डिवाइड का साइन है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या देता है? क्यू स्क्वायर, और रिमाइंडर इसका 0 रह जाता है। यानी कि
इससे ये पता चल गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल है। और अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा, पी इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा क्यों है, इसका मैं भी एग्जांपल्स के साथ आपको बताता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 ही होता है ना, यस सर 36 होता है। 36 2 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता है, और 2 से डिवाइड होके क्या आता है, 18। ओके, 36 डिवाइडेड बाय 2 18। तो अगर इसका मतलब 6 स्क्वायर 2 से डिवाइड होके 18 देगा। अगर 6 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या 6 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली होगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 3। अगर बेटा 6 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। और ऐसा आप किसी भी नंबर से आप ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर हमें पता चल गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है, तो हम कह सकते हैं कि पी इज डिविजिबल बाय 2, और इसे हम स्टेटमेंट 1 कंसीडर करेंगे। अब स्टेटमेंट 1 के बाद बेटा स्टेटमेंट 1 से हमें एक चीज और पता चलती है, क्या कि पी जो है अगर 2 से डिविजिबल है ना, तो पी 2 का मल्टीपल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं 36 ले लेता हूं, 36 2 से डिविजिबल होके क्या आया था, 18। तो हम ये कह सकते हैं कि 36 2 का मल्टीपल भी है। क्यों मल्टीपल है, क्योंकि 2 टाइम्स 18, 2 मल्टीप्लाई 18 बी क्या होता है, 36 होता है। यानी कि जो 36 है 2 के टेबल में आता है, और जो नंबर टेबल में आएंगे ना 2 के, वो 2 के मल्टीपल होंगे, या किसी और टेबल में आएंगे तो उस नंबर के मल्टीपल होंगे। जैसे 36 2 का मल्टीपल है। अभी 2 के मल्टीपल किस फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, इधर 18 है, 18 की जगह 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको जनरलाइज करें तो हम 18 की जगह कोई वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक एम। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 2m। और क्यों एज्यूम किया p इज इक्वल टू 2m, क्योंकि p जो है ना 2 का मल्टीपल है। जब हमें पता चल गया लेट p इज इक्वल टू 2m, अब हम क्या करेंगे, अब जो ये p की वैल्यू हमने फाइंड करी है ना, इसको इस वाली इक्वेशन में जो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि p की जगह आप 2m लिख दो, तो 2m होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 और m स्क्वायर m 4m स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2q स्क्वायर, और q स्क्वायर क्या होगा, 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इधर 2 मल्टीप्लाई था तो इधर हो जाएगा 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई से डिवाइजर में आ जाएगा, और इसको कट करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि q स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है। कैसे, अब अगर मैं m स्क्वायर का जो 2 है इसको q स्क्वायर के नीचे ले लूं, क्योंकि ये 2m था, 2m स्क्वायर था, तो m स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके हमें क्या मिलता है, m स्क्वायर मिलता है। तो यानी कि q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो जिसका ये स्क्वायर है, q स्क्वायर किसका स्क्वायर है, q का ही स्क्वायर है ना बेटा, तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि p स्क्वायर 2 से डिविजिबल, p भी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मैंने एग्जांपल के साथ अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो q इज डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट बेटा आगे ध्यान से समझना। अब देखो बच्चे, इसे स्टेटमेंट 2 कंसीडर कर लो। अब फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 p एंड q आर बोथ डिविजिबल बाय 2। दोनों ही किससे डिविजिबल हो गए बेटा, 2 से। लेकिन हमने p और q को क्या अज्यूम किया था, p और q को प्राइम नंबर है, ये अज्यूम किया था ना। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि वो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो वो कोप्राइम होते हैं। अदर देन 1 को छोड़ के किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। लेकिन इधर p और q एक 1 के अलावा 2 से भी डिविजिबल हो गए, तो इसका मतलब p और q कोप्राइम नहीं है। देयरफॉर p एंड q आर नॉट कोप्राइम। और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन में गलती है, तो हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया है। तो सो आवर अजम्पशन that root 2 is a rational number is proved to be wrong। गलत साबित हो गई। जो हमने assumption करी थी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत प्रूव हो गया। सो हम कहेंगे सो रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और अगर बेटा रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, और कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होता यार, उसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं ला सकते, तो वो क्या होते हैं अल्टीमेटली, दे आर इररेशनल नंबर। सो हम फाइनली लिख देंगे देयरफॉर
रूट 2 is an irrational number. Root 2 is an irrational number, hence proved. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 5 प्लस 6 रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। ओके, ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है बच्चा, कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई चीज मान लेते हैं और हम अपनी एज्यूम करी हुई बात को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। तो इसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि 5 प्लस 6 रूट 7 एक रैशनल नंबर है और हम अपनी कही हुई बात को गलत प्रूव कर देंगे। हम ये प्रूव कर देंगे कि वो एक रैशनल नंबर नहीं है, और अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं होता तो उसको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम कर लेंगे, हम लिख लेंगे कि लेट 5 प्लस 6 रूट 7 बी आर रैशनल नंबर। अब बच्चा अगर 5 प्लस 6 रूट 7 रैशनल नंबर हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 प्लस 6 रूट 7 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और क्यू 0 के इक्वल नहीं होता। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, जो ये +5 है ना, ये LHS से RHS में जाने पे -5 हो जाएगा। तो LHS में हमारे पास आ जाएगा 6 रूट 7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू -5 हो जाएगा RHS में। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। सो 6 रूट 7 इज इक्वल टू क्यू और 1 का एलसीएम क्यू होगा बच्चा। अब क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 इज क्यू, तो पी मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा, और 1 इंटू क्यू क्या होता है बच्चा? क्यू होता है, तो 5 इंटू क्यू 5 क्यू हो जाएगा। अब LHS में हम ओनली रूट 7 लिखेंगे, और क्योंकि ये 6 रूट 7 के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये LHS से RHS में जाने पे डिवाइजर में आ जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? P माइनस 5Q अपॉन 6Q हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई बच्चा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, इसके RHS पार्ट को ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन की, तो ये P और Q क्या है? इनमें इंटीजर्स है, और इंटीजर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर रैशनल नंबर में आता है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि P माइनस 5Q अपॉन 6Q इज आर रैशनल नंबर। और अगर बच्चा ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इधर बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो रूट 7 भी रैशनल होना चाहिए। सो हम लिखेंगे रूट 7 मस्ट ऑल्सो बी आर रैशनल नंबर, मस्ट ऑल्सो बी रैशनल नंबर। लेकिन क्या रूट 7 रियली रैशनल नंबर है? नहीं, रूट 7 एक फैक्ट है बच्चा, रूट 7 जो है ना वो इरैशनल नंबर में आता है हमेशा। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 7 इज इरैशनल। रूट 7 हमेशा इरैशनल नंबर होता है बच्चा, क्योंकि रूट 7 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते जहां पर क्यू इंटीजर ना हो। अगर मान लो मैं एक्सप्रेस कर भी ले रूट 7 अपॉन 1 लिख के, पी बाई क्यू फॉर्म में तो आ गया, लेकिन इधर पी हमारा इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इसे हम इरैशनल नंबर में ही डालते हैं। तो जो ये इक्वेशन है इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि रूट 7 एक इरैशनल नंबर है। और अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज करी? वो अराइज करी क्योंकि हमने गलत अजम्पशन करी थी। क्या गलत अजम्पशन करी थी? कि 5 प्लस 6 रूट 7 एक रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that 5 plus 6 root 7 is a rational number। तो अब हमने जो assumption करी थी कि 5 plus 6 root 7 एक rational number है वो wrong prove हो गई। तो हम कह सकते हैं so 5 plus 6 root 7 is not a rational number। अब देखो is not a rational number आ गया, वर्ड नोट पे ध्यान देखना, is not a rational number, ये एक rational number नहीं है। अगर कोई भी नंबर बच्चा जो rational number नहीं होता तो उसको हम किस में ले लेते हैं? इरैशनल नंबर में। तो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर 5 plus 6 root 7 is irrational number, hence proved। Please like and share the video and subscribe the channel। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि रूट 2 प्लस रूट 3 एक इरैशनल नंबर है। ये हम कैसे करेंगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है कि हम कुछ अज्यूम करेंगे और जो हमने अज्यूम करा उसको गलत प्रूफ कर देंगे। तो इसके लिए आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चा? रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, जहां पर पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो, और क्यू 0 के इक्वल ना हो, तो वो रैशनल है। और जो नंबर रैशनल नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है, और कॉल्ड इरैशनल नंबर। जो रैशनल नहीं होंगे अल्टीमेटली क्या माने जाएंगे? इरैशनल माने जाएंगे। तो अब हमने अज्यूम किया लेट रूट 2 प्लस रूट 3 भी रैशनल नंबर। हम इस बात को गलत प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, और अगर ये रैशनल नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाएगा कि रूट 2 प्लस रूट 3 एक इरैशनल है। तो हम स्टार्ट करते हैं।
तो इसमें हमने ये माना कि रूट टू प्लस रूट थ्री रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट टू प्लस रूट थ्री किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? पी बाई क्यू के इक्वल, क्योंकि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स, इंटीजर्स तो आपको पता है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, ये सब इंटीजर्स है। और को प्राइम मीन्स इनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। पी और क्यू में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये को प्राइम इंटीजर्स हो गए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि डबल रूट हो ना रूट टू प्लस रूट थ्री जैसे, तो हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर सिंगल रूट होता तो हमें स्क्वेयरिंग की जरूरत नहीं थी। तो अब हम रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि एलएचएस का भी स्क्वायर करेंगे और आरएचएस का भी। तो आरएचएस का स्क्वायर होगा पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर, और एलएचएस का स्क्वायर हो गया रूट टू प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर। अब इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, तो ए स्क्वायर यानी कि रूट टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू मल्टीप्लाई बाई रूट टू मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री इज इक्वल टू, जो ये पावर टू है पी के साथ भी जाएगी क्यू के साथ भी जाएगी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, रूट टू का स्क्वायर बच्चा टू होता है, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू रूट फोर हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू होता है। तो सिमिलरली रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा और प्लस टू रूट सिक्स, यहां पर हमारे पास टू रूट सिक्स हो जाएगा। रूट टू और रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्योंकि दोनों रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, और टू को हम एज इट इज लिख देंगे। तो टू रूट सिक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब टू प्लस थ्री कितना होगा? फाइव, फाइव प्लस टू रूट सिक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम टू रूट सिक्स को एलएचएस में रहने देंगे, और फाइव को, जो ये प्लस फाइव है, एलएचएस से आरएचएस में चला जाएगा। और जब ये एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इधर प्लस फाइव था तो इधर आके माइनस फाइव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इनका एलसीएम ले लो क्यू स्क्वायर और वन का, यानी कि टू रूट सिक्स एलसीएम हमारा क्यू स्क्वायर आया, ठीक है, क्यू स्क्वायर आ गया एलसीएम, और क्यू स्क्वायर से कट होगा तो वन हो जाएगा, ठीक है, और वन इंटू पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्यू स्क्वायर को ये वन से डिवाइड करें, पॉइंटर पे ध्यान देना, इस वन से डिवाइड करें तो क्यू स्क्वायर होता है, और फिर जो मल्टीप्लाई बाय फाइव करेंगे तो फाइव क्यू स्क्वायर। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, इधर से हम रूट सिक्स की वैल्यू लेंगे, यानी कि इधर रूट सिक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर ये टू मल्टीप्लाई में था तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइजर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये एलएचएस पार्ट है रूट सिक्स, और ये जो है पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर आरएचएस है राइट हैंड साइड। तो जो इसमें आरएचएस पार्ट है हमारा रैशनल नंबर होगा, तो पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर इज आ रैशनल नंबर। क्यू रैशनल नंबर है बच्चा, क्यू की पी और क्यू क्या है? एस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्योंकि अगर बच्चे हम इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर रैशनल नंबर में आएगा। इंटीजर्स की प्लस माइनस करो या डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर रैशनल नंबर में आएगा। अगर इंटीजर्स में भी आता है तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर ही होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पर पी और क्यू इंटीजर है तो ये पूरा जो पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर है वो रैशनल नंबर कंसीडर होगा। सो रूट सिक्स मस्ट ऑल्सो बी रैशनल। तो इस हिसाब से, क्योंकि रूट सिक्स पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर के इक्वल ही है ना, तो इस हिसाब से रूट सिक्स भी क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए ना, रैशनल होना चाहिए। रूट सिक्स मस्ट ऑल्सो बी रैशनल। बट लेकिन ये एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स एक फैक्ट को गलत साबित कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है गलत साबित करना। किसको गलत साबित कर रहा है? कि रूट सिक्स कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट सिक्स इज इररेशनल। रूट सिक्स इज इररेशनल, ठीक है। रूट सिक्स क्या है? एक इररेशनल। इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, अराइज ही क्यों करी है? क्योंकि हमने गलत अजम्पशन करी थी कि रूट टू प्लस रूट थ्री एक रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से समझना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
contradiction as a reason due to our wrong assumption क्या wrong assumption थी? that √2 plus √3 is rational number. ठीक है, ये हमने गलत अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि √2 प्लस √3 जो हमने अजम्पशन करी थी रैशनल नंबर और गलत है। तो हम कह सकते हैं सो √2 प्लस √3 इज नॉट आ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो √2 प्लस √3 इज इरैशनल, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होंगे, मैंने कहा नंबर विच आर नॉट रैशनल और कॉल्ड इरैशनल नंबर। सो √3 प्लस √3 इज इरैशनल नंबर, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इफ a square is equal to 23/25 then a is a rational और b irrational, c whole number और d integers। तो देखते हैं बेटा इनमें से क्या है। एक a हमारा, अगर इधर a स्क्वायर दिया ना तो a की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 23/25, बिकॉज 23 इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इट विल बी स्क्वायर रूट के साइड में ही रहेगा √23, बट स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। नाउ लेट्स सी, क्या ये रैशनल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स। वैसे तो ये कन्वर्ट हो रहा है p/q फॉर्म में, देखो इधर p है, ये q है, एंड q 0 के इक्वल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे रैशनल नंबर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज इधर p और q आर नॉट इंटीजर्स। p and q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, बट √23 इज नॉट एन इंटीजर। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। एंड जो रैशनल नहीं है नंबर वो क्या होंगे? अगर कोई भी नंबर रैशनल नहीं है तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएंगे? दे विल बी कॉल्ड इरैशनल नंबर, as it is not expressible in p/q form where p and q are integer. Okay beta, so our answer will be b, irrational. Can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? Give reason. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऐसे कोई टू नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 18 हो, और LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 380 हो। क्या ऐसे टू नंबर पॉसिबल हैं या नहीं? तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखनी होगी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज मींस हमेशा एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे HCF से। यानी कि हम LCM को HCF से डिवाइड करें ना तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि LCM को HCF से डिवाइड करने पे LCM डिवाइडेड बाय HCF करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो हम चेक करते हैं क्या इस केस में ऐसा पॉसिबल हुआ है कि नहीं। हम क्या करेंगे, LCM जो 380 है उसको 18 से डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझना, अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो 18 2 दा 36 होता है, तो यहाँ 36 आएगा। अब माइनस करो, इधर 2 आएगा, ये 0 नीचे आया। 18 1 दा 18 होता है। अब ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर 0 आया LCM को HCF से डिवाइड करने में? नो, नहीं आया। तो हम कहेंगे देयर कैन नॉट बी टू नंबर्स हैविंग 18 as HCF and 380 as LCM, कि ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज in this case, इस केस में LCM is not exactly divisible by HCF। ये जो LCM है वो exactly divisible नहीं है HCF से, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि दो नंबर का लिए कि उनका HCF 18 हो और 380 LCM हो। The largest number which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively। इस क्वेश्चन में हमें एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 70 और 125 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर क्या लीव करता है? 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर हम उस लार्जेस्ट नंबर से 70 को डिवाइड करें
तो हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा, और उसी नंबर से अगर हम 125 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 8 मिलेगा। ओके, और हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है तो उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, उसको ध्यान से समझना। तो कॉन्सेप्ट है बच्चा, पहले अगर हम एक नंबर ले लें, मान लो 17 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? नो, नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा, और जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट मींस डिवाइड का जो आंसर है वो 3 आएगा। ओके, तो लेकिन अगर मैं चाहूं कि ये जो यहाँ पर नंबर है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 5 से, तो मुझे क्या करना होगा, 17 में से रिमाइंडर 2 माइनस करना होगा, यानी कि 15। 17 माइनस 2 15, और 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है बच्चा, 70 को अगर हम लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, लेकिन अगर हम चाहें कि जो यहाँ पर नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो, तो हमें क्या करना होगा, इस रिमाइंडर को 70 से माइनस करना होगा, यानी कि अगर हम 70 माइनस 5 करते हैं 65 आ जाएगा, और जो ये 65 ना है ना, ये पूरी तरह से लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा, जो हम अभी फाइंड करेंगे। ओके, और इसी तरह से अगर 125 में से 8 रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि 125 को लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आ रहा है, और अगर हम चाहते हैं हमें ऐसा नंबर मिले जो उस लार्जेस्ट नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 125 में से 8 माइनस करना होगा, विच विल बी 117। अब हमें क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली लार्जेस्ट नंबर जो 65 और 117 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, और वो नंबर हमेशा क्या होगा बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट नंबर बोला है, लार्जेस्ट नंबर बोला है तो हाईएस्ट हो गया, और विच डिवाइड्स, जो इनको डिवाइड करेगा। डिवाइड नंबर किससे होते हैं, फैक्टर से ही होते हैं ना, छोटे नंबर से ही होंगे। अपने फैक्टर्स क्या होते हैं, इन नंबर मान लो 65 है, 65 के फैक्टर 65 तक ही जा सकते हैं, उससे बड़े तो नहीं हो सकते, तो और वो से एग्जैक्टली डिविजिबल भी है। ओके, तो हमें इसमें हाईएस्ट फैक्टर निकालना है, और वो फैक्टर कॉमन भी होगा। कॉमन क्यों होगा? क्योंकि वो दोनों को डिवाइड करेगा, 65 को भी और 117 को भी। तो ऐसे केस में हम हमेशा एचसीएफ फाइंड करते हैं, जब भी ऐसा लिखा हो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो एचसीएफ फाइंड करते हैं। और किसका एचसीएफ? जो हम रिमाइंडर माइनस करके हमें नंबर मिले उनका एचसीएफ। तो अब माइनस करके हमें नंबर मिले 65 और 117, तो इनका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे हम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो बच्चा, ये 5 से गया पहले, यहाँ 13 आया, फिर 13 से गया 1, तो 65 की फैक्टराइजेशन क्या हुई, 5 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, अब 117 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ आएगा 39, फिर 3 से डिविजिबल है 13, 13, तो यहाँ 1 आ गया। अब 117 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 13। हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों के 65 और 117 की, उनकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है। जैसे में कॉमन फैक्टर 13 है और 13 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही है, तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या रहेगा बच्चा, 13। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 13। ये तो ऐसे हमने कर लिया एचसीएफ फाइंड करके, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक आप ये कर सकते हो, जैसे हमें ऐसे नंबर ढूंढने देना जो ग्रेटेस्ट नंबर हो, जो 70 और 125 को डिवाइड करे और रिमाइंडर 5 और 8 आए। क्या 70 और 125 870 और 1750 से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो ये दोनों नंबर 875 और 1750 इन दोनों से बड़े हैं, तो बड़े वाले नंबर से तो कोई नंबर डिवाइड हो नहीं सकता। अब बचे 13 और 65। अब हम चेक करेंगे क्या 65 हमारा आंसर रहेगा। अगर हम 70 को 65 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 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 क्या 125 और 65 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आता है? नहीं आएगा, क्योंकि 65 1 65 और रिमाइंडर जो हमारा बचेगा ना बच्चा, वो 60 के करीब बचेगा, 60 बचेगा, जबकि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 8 चाहिए 125 को 65 से डिवाइड होने पे। तो ये ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा कि अगर हम 70 को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, और जब हम 125 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 8 आएगा। ओके बच्चा, आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके। तो फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन ए 13 रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर
हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। हमें एक सबसे छोटा नंबर निकालना है जो 306 और 657 से डिविजिबल हो। तो इसको मैं आपको एक छोटे नंबर, वेरी स्मॉल नंबर लेके बताता हूं। मान लो हमारे पास दो नंबर है, एक है 6 और एक है 8। अब हमने ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना हो जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो, 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो। वो क्या होगा, वो 8 के और 6 के मल्टीपल में से होगा कोई। वो कौन सा मल्टीपल होगा? देखो, अगर मैं 8 का नेक्स्ट मल्टीपल 16 लिखता हूं, इसका 12, और 8 का नेक्स्ट मल्टीपल 24 और इसका 18, फिर 24 और इसका 30। तो सबसे छोटा नंबर जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है वो क्या है? 24। यानी कि इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे को हम लीस्ट वर्ड यूज करते हैं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इन दोनों का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है बच्चा? एलसीएम। तो ऐसे केसेस में जब भी हमसे ये पूछा हो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय कोई भी नंबर हो, 30, अब इधर 306 और 657 दिया है, नंबर 6 8 हो या कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, तो हम उन नंबर का एलसीएम निकालेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी डिविजिबल बाय लिखा हुआ आ जाए तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 306 की करते हैं, तो ये 2 से पहले कट कर लेते हैं, 153। अब 3 से जाता है बच्चा ये, तो 3 से जाएगा तो 51, फिर 3 से 17 प्राइम नंबर है तो 17 से चला गया। ऐसे ही 657 की फैक्टराइजेशन करो, ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्या 3 से है? 3 से कैसे पता चलेगा? डिजिट्स को प्लस करके देख लो, 6 + 5 11, 11 + 7 18। हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। अब अगर 3 से करते हैं, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा और यहाँ 9 आएगा, 219। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड होने पे 7, 373। अब 73 इज अ प्राइम नंबर, तो 73 से जाएगा। तो अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, 306, 2 ओनली 1 टाइम आया तो 2 की पावर 1 हो गई, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चा? 3 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स, और 17 1 टाइम, और इसके अलावा अब 657 में 3 जो आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, और 73 1 टाइम आ रहा है। तो अब हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम हाईएस्ट पावर लेते हैं हर फैक्टर की। अब जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? इन दोनों में, इसमें तो 2 है नहीं, तो अगर इसमें 2 नहीं है तो हम इसकी 2 की पावर 0 मान सकते हैं इसको, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। तो इधर मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 0 1 होती है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1। अब 3 में दोनों पावर 3 की पावर 2, दोनों में 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 17 है, लेकिन इसमें 17 नहीं है, तो हम यहाँ पर 17 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर अगर हम 17 की लेते हैं तो इसमें क्या आएगा बच्चा? 17 की पावर 1 ही आएगा ना। यस सर, 17 की पावर 1 आएगा। तो अब इसको करें, और इसी तरह से अब इनमें से हमने सारे नंबर ले लिए, 3 और 2 ले चुके हैं, 17 ले चुके हैं, लेकिन इधर 73 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर 73 नहीं है, तो हम यहाँ 73 की पावर 0 मान सकते हैं, और बड़ी पावर लेंगे तो 73 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्या होगा? ये होगा 2 × 9 × 17 × 73। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो आएगा ना बच्चा, वो आएगा 22338। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट्स 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग है। फर्स्ट रोड क्रॉसिंग में हर 48 सेकेंड में लाइट चेंज हो रही है, सेकेंड रोड क्रॉसिंग में हर 72 सेकेंड पे चेंज हो रही है, और थर्ड रोड क्रॉसिंग में 108 सेकेंड में चेंज हो रही है लाइट। अब वो आगे कहता है क्वेश्चन में, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, एट 8 AM पे चेंज होती है एक साथ, तो एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे विल दे चेंज टुगेदर अगेन, कि दोबारा किस टाइम पे वो एक साथ चेंज होंगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। एक वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। अभी हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट है 5 सेकेंड में चेंज हो रही है, और सेकेंड ट्रैफिक लाइट है वो 6 सेकेंड में चेंज हो रही है, और थर्ड ट्रैफिक लाइट एवरी 10 सेकेंड में चेंज हो रही है। ये हमने मान लिया। अब एक बार ये चेंज हो गई, ठीक है, फर्स्ट लाइट की बात कर रहा हूं पहले मैं, ये एक बार 5 सेकेंड में चेंज होगी, 10 सेकेंड में ये दूसरी बार चेंज हो चुकी होगी। देखो बच्चा, अभी फर्स्ट लाइट की बात कर रहा हूं, 15 सेकेंड में
ये तीसरी बार, क्योंकि एवरी 5 सेकंड में चेंज हो रही है। अगर हम काउंट करने बैठे ना तो 20 सेकंड में 4 बार चेंज हो चुकी होगी लाइट, फर्स्ट वाली लाइट, और 25 सेकंड में 5 टाइम्स, और ये 30 सेकंड में 6 टाइम चेंज हो चुकी होगी फर्स्ट लाइट। ऐसे ही सेकंड लाइट भी चेंज होगी, वो कितने सेकंड में होगी, हर 6 सेकंड में, ठीक है। तो 6 सेकंड 12 सेकंड पे चेंज होगी दूसरी बार, ये तीसरी बार 18 सेकंड लेगी चेंज होने में, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रही है तो 18 सेकंड में चेंज होगी थर्ड टाइम। तो और जब जो 24 सेकंड में 4 टाइम चेंज हो जाएगी, 30 सेकंड में 5th टाइम चेंज होगी, और 36 सेकंड में 6th टाइम। इसी तरह से थर्ड ट्रैफिक लाइट भी 10, एक बार 10 सेकंड में, दूसरी बार 20 सेकंड में, तीसरी बार 30, ऐसे करते करते 60 सेकंड में 6 बार चेंज हो चुकी होगी। तो ऐसा कौन सा टाइम है, ये एक्चुअली टाइम लाइन है बच्चा, सेकंड्स की बात कर रहे हैं ना इधर, 5 सेकंड 10 सेकंड, तो ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें ये एक बार एक साथ चेंज हो रही है। तो ध्यान से देखो, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में और 30 सेकंड में, यही है ना, देखो है कि नहीं, यस सर। 30 सेकंड के बाद वो एक साथ चेंज हो रही है। अगर ये एक साथ चेंज होना शुरू होती है, मान लो हमने एक बार ऑन कर दिया इन तीनों लाइट को एक साथ, तो वो 30 सेकंड बाद एक साथ चेंज होंगी, ठीक है। तो ये क्या थे, 5 10 15 6 12 18 10 20 30 मल्टीपल्स थे, और जो ये 30 है इन तीनों का कॉमन मल्टीपल था, और 30 इन तीनों में सबसे छोटा भी है, तो ये क्या हो गया, लीस्ट हो गया और कॉमन मल्टीपल हो गया 30, तो एलसीएम 30। तो इस केस में हमने क्या निकाला, ये देखने के लिए कि ट्रैफिक लाइट एक साथ दोबारा कब चेंज होंगी, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमेशा के लिए ये याद रख लो कि हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो यानी कि हम एलसीएम फाइंड करेंगे इन तीनों टाइम का, जो टाइम हमें गिवन रहेगा। अब हम तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं बच्चे, 48 72 और 108 का। पहले ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये 24, 72 को 2 से करेंगे 36, और इधर 54, अगेन अभी भी 2 से डिविजिबल है 3 नंबर, तो 12 18 और 27। अब तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से कर लेते हैं हम पहले, तो 4 6 और 9। अब 6 और 9 किससे डिविजिबल है बच्चा, 3 से ही, तो 4 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, और 9 डिवाइडेड बाय 3 3 होगा। अब 4 और 2 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ 2 1 और 3। अब हमारे पास बच गए 2 और 3, तो इधर 2 2 से डिविजिबल है 1, ये 1 का 1 आ गया, और 3 का 3 आ जाएगा, 3 2 से डिविजिबल नहीं है। अब बचा 3, तो ये 1 का 1 कॉपी कर दिया, 1 का 1, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 1। अब इधर सब जगह 1 आ गया, तब एलसीएम क्या रहेगा बच्चा, एलसीएम होगा इन सब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36, 36 2 दा 72, 72 2 दा 144, और 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा 432 सेकेंड्स हो गया, यानी कि अब 432 सेकेंड्स के बाद लाइट्स दोबारा एक साथ चेंज होंगी। तो 8 AM के बाद 432 सेकेंड्स, क्योंकि 60 सेकेंड से ऊपर है ना टाइम, तो बेटर होगा कि इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चा, हमें 432 सेकेंड्स को 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, अब सेकेंड से मिनट में जा रहे हैं ना, स्मॉल टू बिग यूनिट, तो हम डिवाइड करेंगे, तो 432 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। तो 460 इंटू 7 420 होता है, तो इधर 7 हो गया, और हमारा रिमाइंडर कितना आया 12। तो इसका मतलब जो 432 सेकेंड है ना, ये किसके बराबर है, 7 मिनट। जो क्वेश्चन आया वो मिनट में चले जाएंगे, और रिमाइंडर सेकेंड में 12 सेकेंड। अब हमारा आंसर रहेगा 3 ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज 7 मिनट 12 सेकेंड आफ्टर 8 AM, आफ्टर 8 AM। दैट इज, अगर एग्जैक्ट टाइम देखना चाहे तो 8 7 AM, और अगर सेकंड्स में भी लिखना चाहते हो तो 8 7 12 सेकेंड्स AM में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप आउट टुगेदर। एक मॉर्निंग वॉक पे 3 लोग एक साथ निकलते हैं। देयर स्टेप्स मेजर, एक स्टेप में वो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन 36 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक स्टेप में, जब वो एक कदम चलता है, और थर्ड पर्सन 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है जब वो एक स्टेप लेता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली।
व्हाट इज द, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक मीन्स ईच पर्सन वॉक करे सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। वो डिस्टेंस, एक कंडीशन क्या है, वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए और वो कंप्लीट स्टेप में होना चाहिए। कंप्लीट स्टेप का मतलब एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में या चार स्टेप में। स्टेप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो नंबर में होने चाहिए। चाहे वो फर्स्ट पर्सन एक स्टेप में कर ले और सेकंड पर्सन दो स्टेप में करे, वो अलग हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट होने चाहिए। 1.5 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 स्टेप होना चाहिए, 3 स्टेप होना चाहिए। तो इसको करने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए छोटे नंबर्स लेके, स्मॉल नंबर्स लेके आपको समझा रहा हूं। मान लो तो फर्स्ट पर्सन 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है एक स्टेप में, और सेकंड पर्सन 8 सेंटीमीटर का, और थर्ड पर्सन 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर है एक स्टेप में। तो ये पर्सन ए, ये पर्सन बी हो गया, ये सी हो गया, ये फर्स्ट स्टेप में है। अब पर्सन ए सेकंड स्टेप में कितना कर लेगा बच्चा, 12 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप लेगा तो 18 सेंटीमीटर, और फोर्थ स्टेप लेगा तो 24 सेंटीमीटर। अभी हम 5 स्टेप तक लिख लेते हैं तो 30 सेंटीमीटर। ऐसे ही पर्सन बी फर्स्ट स्टेप में 8 सेंटीमीटर, तो सेकंड स्टेप में 16, थर्ड स्टेप में 24, फोर्थ स्टेप में 32 सेंटीमीटर, और फिफ्थ स्टेप में 40 सेंटीमीटर। और पर्सन सी फर्स्ट स्टेप में 12 सेंटीमीटर, सेकंड स्टेप में 24, 12 सेंटीमीटर बढ़ते जाएंगे, 36 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर कवर कर लेगा। अब हमें इसमें लीस्ट कॉमन डिस्टेंस निकालना है। वो कौन सा है बच्चे, देखो तीनों में जो कॉमन हो वो है 24 24 24। देखो तीनों में है, इससे छोटा डिस्टेंस नहीं होगा जो तीनों में हो। तो ये मिनिमम कॉमन डिस्टेंस हो गया, मिनिमम कॉमन या सेम डिस्टेंस कह लो। और ये कंप्लीट स्टेप में है। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए पर्सन ए ने 4 स्टेप लिए, पर्सन बी ने 3 स्टेप लिए, और पर्सन सी ने, क्योंकि उसके स्टेप थोड़े बड़े थे, दो स्टेप में उसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये क्या हुआ बच्चे, ये कॉमन मल्टीपल हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। तो ऐसे केसेस में जब भी स्टेप वाला क्वेश्चन आएगा और हमें निकालना होगा मिनिमम डिस्टेंस वॉक इन कंप्लीट स्टेप, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे जो भी गिवन नंबर होंगे। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल के आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट लिखनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40। तो इनका एलसीएम निकाल लो, 30, 36 और 40 का। तो इसको हम कॉमन डिवीजन से कर सकते हैं। तो पहले 2 से जा रहा है, 15, 18 और 20। फिर अभी भी 18 और 22 से जाते हैं तो हम कर लेते हैं इनको, 15, 9 और 10। अभी 10 2 से जाता है तो इसको भी हम कर लेते हैं 2 से। अभी 15, 9, 5। अब 15 और 5 से जाते हैं तो इन दोनों को 5 से कर लो। तो 15 को 5 से करेंगे तो 3 आएगा, इधर 9, और 5 को 5 से करेंगे 1। और अब 3 और 9 3 से जाते हैं तो 1, और 9 को 3 से करेंगे 3 आएगा, और इधर 1, और फिर फाइनली 3, 1, 1, 1। अब इनका एलसीएम क्या आया बच्चा, एलसीएम आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 8, 8 5 दा 40, और 43 दा 120, 123 दा 360। तो 360 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस होगा जो ईच पर्सन कवर करेगा इन कंप्लीट स्टेप। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें कहा है नेशनल आर्ट कन्वेंशन वोट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री से रजिस्ट्रेशन आए हैं, जिसमें से 60 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, 84 स्टूडेंट है डांस में इंटरेस्टेड, और 108 स्टूडेंट है इंटरेस्टेड हैंडीक्राफ्ट में। ठीक है, अब आगे लिखा है फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज। ऑर्गेनाइजर चाहते हैं कि वो क्या करें, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बने, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बने, और सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सेम आर्ट फॉर्म। और हर ग्रुप में सेम आर्ट फॉर्म के ही बच्चे हों। जैसे कि अगर एक ग्रुप में म्यूजिक के ही हो, एक ग्रुप में इंटरेस्ट डांस के ही हो, या एक ग्रुप में हैंडीक्राफ्ट के ही हो, सेम नंबर होने चाहिए। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज सेम, और हर ग्रुप में जो नंबर है वो सेम होगा। और सबसे पहले हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप निकालने के लिए ध्यान से समझना बच्चा। देखो बच्चा, अब ऑर्गेनाइजर क्या चाहते हैं, ऑर्गेनाइजर चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स हो, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स हो। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कब होंगे, जब मैक्सिमम स्टूडेंट एक ग्रुप में आ जाएंगे। ग्रुप कम कब होंगे, जब एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम इन्वॉल्व कर लें, यानी कि
हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा एक ग्रुप में। तो हाईएस्ट वर्ड आ गया हमारे पास। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप उन्होंने कहा सेम है। सेम मीन्स कॉमन। और सेम का मतलब क्या हुआ? कॉमन। अब जो ग्रुप बनेंगे बच्चा वो किन को डिवाइड करके बनेंगे? जो हमें नंबर दिए हैं जैसे 60 को डिवाइड करके, 84 को डिवाइड करके और 108 को डिवाइड करके। यानी कि जो नंबर आएगा ना वो इन तीनों का फैक्टर होगा। तो हमारे पास क्या बना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इस केस में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत है। देखो बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी करी हुई है। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 84 की 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 108 की 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब। अब एचसीएफ लेने के लिए बच्चा हम कॉमन फैक्टर की, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो जैसे इसमें देखो तीनों में 2 कॉमन है। यस सर, 2 कॉमन है। इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की। सेम है तीनों में, तो यानी कि स्मॉलेस्ट भी हमारी पावर 2 रहेगी, तो 2 स्क्वायर आ गया। और क्या कॉमन है तीनों में बच्चा? 3 कॉमन है। और इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, तो हम ले लियो 3 की पावर 1। अब 2 स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12। तो यानी कि ईच ग्रुप में 12 स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, ईच ग्रुप में 12 स्टूडेंट आएंगे। अब हमें यह भी निकालना है, आगे तक पढ़ो क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। हर आर्ट फॉर्म के ग्रुप कितने बनेंगे? तो जैसे 60 म्यूजिक के बच्चे हैं, 84 बच्चे डांस में इंटरेस्टेड है, 108 बच्चे हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है। तो म्यूजिक के कितने ग्रुप बनेंगे, डांस के कितने ग्रुप बनेंगे और हैंडीक्राफ्ट के कितने बनेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप है ना उसको हम एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 60 म्यूजिक के लिए 60 डिवाइड बाई 12, 5। डांस के लिए, डांस में कितने बच्चा? 84, 84 डिवाइडेड बाई 12, 7। और हैंडीक्राफ्ट में 108 है, 108 डिवाइडेड बाई 12, 9। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म आ गए। अब एक पार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड। हमें ये भी फाइंड करना है कि कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे अगर एक ग्रुप को एक रूम अलॉट होता है, अलॉटेड आ रूम। इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड 1 रूम, हर ग्रुप को एक रूम आ रहा है। तो जितने ग्रुप है उतने रूम्स होंगे, क्योंकि लिखा है ना ईच ग्रुप विल अलॉटेड 1 रूम, हर ग्रुप को एक रूम मिलेगा। तो टोटल कितने ग्रुप है उतने ही नंबर ऑफ रूम्स होंगे। तो हम प्लस कर लेते हैं ग्रुप्स को, 5 + 7 + 9, 5 + 7 12, 12 + 9 21। सो 21 रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। इसमें लिखा है डाइनिंग हॉल हैज अ लेंथ ऑफ 8.25 मीटर, ब्रेथ 6.75 मीटर एंड हाइट 4.50 मीटर। अभी लेंथ ऑफ द हॉल दी है, ब्रेथ ऑफ द हॉल दिया और हाइट ऑफ द हॉल दिया है। अब बच्चे लेंथ, ब्रेथ और हाइट को देख के ना ये सोचने लग जाएंगे ये जो क्वेश्चन है सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का है। जबकि क्वेश्चन को हमें ध्यान से रीड करना है और समझना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये हमें समझना है। ओके, तो एकदम से क्वेश्चन को नहीं करना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अनमार्क रूलर। अब लॉन्गेस्ट अनमार्क रूलर या लॉन्गेस्ट रोड अगर इसमें आ जाती ना तो बच्चे क्या करते, ये वर्ड ढूंढते ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ये वर्ड आती, जो कि कई बार मैंने देखा बच्चा ऐसे करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्वेश्चन को अभी भी हमें आगे पढ़ना है ध्यान से। ये तब करना है जब लिखा हो कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, सिर्फ इतना लिखा हो, दैट कैन बी प्लेस्ड, तब ये अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दैट कैन बी प्लेस इन द क्यूबॉइडल और, लेकिन अभी इधर ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसमें लिखा है लॉन्गेस्ट अनमार्क रूलर दैट कैन एग्जैक्टली मेजर 3 डायमेंशंस। अब एक अनमार्क रूलर है जो कि जिसमें मार्किंग नहीं है, तो वो इन 3 डायमेंशंस को, 3 डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ, एग्जैक्टली मेजर कर दे। एग्जैक्ट नंबर यानी कि एक बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में पूरी तरह से मेजर कर दे, और वो इन तीनों की कॉमन होगा तीनों के लिए, और वो लॉन्गेस्ट भी होगा। तो वर्ड लॉन्गेस्ट आ रहा है तो बच्चा हाईएस्ट, हाईएस्ट हो गया। और कॉमन होना चाहिए जो तीनों को मेजर करे, कि लिखा है ना मेजर 3 डायमेंशन, और एग्जैक्टली यानी कि होल नंबर में हो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ऐसा तो कॉमन फैक्टर ही हो सकता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं। मान लो लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है और हाइट 4 है। अब हमने इनको मेजर करने के लिए एक रूलर लेना है जो इनको एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्टली मेजर कर ले। ठीक है, तो वो क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। अब देखो बच्चा, अगर हम 2 यूनिट का रूलर लें तो ये पूरी तरह से 8 को मेजर कर लेगा, एग्जैक्टली मेजर कर लेगा ना,
कि 8/2 4 बारी में मेजर कर लेगा इसको, और ब्रेथ को 3 बारी में मेजर कर लेगा, 6/2 3, और हाइट को 2 बारी में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लेंथ ऑफ द अनमार्क रूलर, या ये भी हो सकता है कि वहां पर एक रोड हो विच एग्जैक्टली मेजर, वर्ड नोट करना, एग्जैक्टली मेजर द 3 डायमेंशन, तब इस केस में हम हमेशा ही HCF निकालेंगे। ये आपको शो नहीं करना जो ये मैंने साइड में लिखा है, आपको जस्ट ये लिखना होगा, स्टेटमेंट बनानी होगी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर इज इक्वल टू HCF ऑफ 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन की HCF। अब इनका HCF निकालने के लिए पहले बेटा इनको हम डेसिमल हटा लेते हैं, और वो कैसे हट सकता है, या तो इनके नीचे जीरोस लगा के, या फिर इसको हम मीटर से सेंटीमीटर में कर ले तो हमारे लिए तो आसान हो जाएगा। अब 8.25 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 8.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 825 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 675 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में कर लेंगे हम, तो हम इसके लिए, इससे क्या हो गया, हमारा सम आसान हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब इनका HCF निकालो। HCF कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 825 की फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, जैसे कि ये 5 से जाता है, तो 5 से जाएगा तो 1 6 और 5 165, अगेन 5 से कर लो बच्चा, तो 3 3, अब 11 से 3 3, तो 825 की फैक्टराइजेशन हो गई हमारी 5 स्क्वायर 11 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ऐसे ही अब उसकी करनी है हमने 675 की, अगेन ये 5 से जा रहा है बच्चा, 675 जाता है कि नहीं, यस, तो 1 1 3 3 5, अगेन 5 से जा रहा है तो 2 2 हो गया, और 35 27, फिर 3 से 9 3 3 1। ध्यान रखना इधर हमेशा प्राइम नंबर ही लेने हैं हमें। तो 675 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 5 स्क्वायर और 3 की पावर 3। अब इसकी करो जो लास्ट नंबर बचा 450 की फैक्टराइजेशन, तो 2 2 2 5 होगा, फिर अब 3 से जाएगा, 3 से जाने पे 75 आएगा इधर, ओके 75। अब 5 से कर लो 15, फिर 5 से कर लो 3 3, तो इसमें भी 5 की पावर 2 तो आ ही रहा है, आ रहा है कि नहीं, यस सर आ रहा है। तो 450 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 5 की पावर 2 और 3 स्क्वायर और 2 की पावर 1। अब HCF क्या होगा बच्चा, HCF होगा कॉमन प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। जैसे 5 तीनों में कॉमन है तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, ओके, और 11 तो तीनों में नहीं है तो 11 नहीं लेंगे, और 3 तीनों में है तो इनकी स्मॉलेस्ट पावर इसमें कौन सी है 3 है, तो 3, यानी कि 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 25 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा बच्चा 75 सेंटीमीटर। तो हमें 75 सेंटीमीटर का रूलर चाहिए होगा इन 3 डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर करने के लिए। चाहे तो आप इसको आंसर को मीटर में कन्वर्ट कर दो डिवाइड बाय 100 करके, तो आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में से लिख देना, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलर इज 0.75 मीटर। क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें इस एक्सप्रेशन को, गिवन एक्सप्रेशन को कंपोजिट नंबर शो करना है। तो बच्चा पहले हम ये समझते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 के कितने फैक्टर है, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी आता है, यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 6 कंपोजिट नंबर है। अब हमें इस एक्सप्रेशन को कंपोजिट नंबर शो करना है, तो हम कैसे शो करेंगे, हम ये शो कर देंगे जो ये एक्सप्रेशन है ना इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे। तो कैसे शो करेंगे ध्यान से समझना। देखो बच्चा इसमें 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 हमें दिया है, तो अब इस 13 के साथ कुछ नहीं है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 मान सकते हैं, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई बाय 1 13 ही तो होगा, है कि नहीं। तो हम इसके आगे मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, और इसमें अब आपको 13 कॉमन दिख रहा होगा, यस सर 13 कॉमन है, तो टेक 13 कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक 5 मल्टीप्लाई 9 रह जाएगा, और यहां क्या साइन है, प्लस का साइन है, प्लस 1, ओके। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 9, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 45 में प्लस 1 कर देंगे तो ये 46 आ जाएगा, और इसके साथ आगे हम 1 भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम इनके रिजल्ट को 1 से मल्टीप्लाई करें 13 इंटू 46 मल्टीप्लाई 1 करें तो 13 मल्टीप्लाई 46 ही रहेगा, तो इधर हम 1 लगा सकते हैं, तो इसके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब देखने से ही पता लग रहा है इसके मोर देन 2 फैक्टर है।
वैसे अगर 46 को भी आगे फैक्टराइज करे 2 इंटू 23 करे तो और भी ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन हमें बस इतना ही शो करना है कि जो ये एक्सप्रेशन है इसके मोर देन 2 फैक्टर है, तो हम इससे ही हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम लिख देंगे सिंस 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 हैज more than 2 factors, therefore it is a composite number, hence proof. Please like and share the video and subscribe the channel. हमारे पास क्वेश्चन है शो दैट 12 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि 12 रेज़ टू पावर n अगर हम फाइंड करें, वेयर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसको अगर सॉल्व करें तो कभी भी आंसर के एंड में लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं आएगी, 0 और 5 नहीं आएगी। तो लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर हम चाहें कि 0 और 5 आए तो क्या कंडीशन होती है उसकी। 0 से एंड हो नंबर, टू एंड विद डिजिट 0, अगर हम चाहते हैं कि नंबर 0 से एंड हो तो नंबर में क्या होना चाहिए, नंबर शुड हैव 2 and 5, उसमें 2 और 5 बोथ एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए, मतलब 2 भी होना चाहिए फैक्टर उसका प्राइम फैक्टर में और 5 भी होना चाहिए। जब उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई जब डिजिट 0 से एंड कराना हो नंबर को। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नंबर 5 से एंड हो तो नंबर में 5 होना चाहिए, नंबर में 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्रॉस कर रहा हूं 2 के आगे, 2 नहीं चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 2 के अलावा और कोई नंबर हो चलेगा, लेकिन साथ में 5 जोड़ दो तो 5 से एंड होगा नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 10 है, 10 की फैक्टराइजेशन क्या बचा, 2 और 5, तो इसमें 2 और 5 बोथ आ रहे हैं तो ये 0 से एंड हो रहा है। देखो ऐसे ही 20 को देखो, 2 की पावर 2 है और इधर 5 है, अगर 20 की फैक्टराइजेशन करोगे ना 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगी, तो 2 की पावर 2 और 5 है, तो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो तभी ये 0 से एंड हो रहा है। अब 25 में देखो ओनली 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, देखो 2 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा ना, तो इसमें सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर 5 से एंड तभी होगा जबकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 हो, 2 ना हो, ठीक है। बाकी नंबर होंगे चलेंगे। ऐसे ही 30 में देखो, 30 में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तभी ये 0 से एंड हो रहा है। तो 45 में ओनली 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो ये 5 से एंड हो रहा है। 2 के अलावा और नंबर जैसे 3 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आ रहा और 5 आ रहा है, तो यानी कि नंबर 45 5 से एंड हो जाएगा। तो अब हमें जो नंबर दिया हम उसको चेक करते हैं। हमें दिया 12 रेज़ टू पावर n। अब 12 की प्राइम फैक्टरेशन क्या होती है बच्चा, ये मैंने यहाँ पर करी हुई है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये ऑलरेडी यहाँ पर एक पावर n है। अब ये n पावर जो है इसके साथ चली जाएगी तो 2 की पावर 2n हो जाएगी मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को ऑब्जर्व करो, क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन तो नहीं हो रही कि मैंने कहा ना 0 से एंड होने के लिए 2 and 5 बोथ होने चाहिए थे। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिखनी होगी, साथ में जो मैं एकदम सोल्यूशन करवा रहा हूं वो भी लिखना होगा। अब देखो बेटा 2 and 5 दोनों आ रहे हैं इसमें, नहीं ओनली 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये 0 से एंड नहीं होगी। अब 5 से एंड होगा, नहीं 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि टू एंड विद डिजिट 5 द नंबर शुड हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर बट नॉट एट 2, बट नॉट 2, 2 नहीं चाहिए था, इधर तो 2 आ गया और जो हमें चाहिए था वो नहीं आया, जो नहीं चाहिए था वो आ गया, तो इसका मतलब ये 5 से भी एंड नहीं करेगा 12 रेज़ टू पावर n। तो हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे 12 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 as it has 2 and 3 as a prime factor but not 5, लेकिन 5 नहीं है, तो ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें असर्जन में हमें क्या बोला है, द नंबर 5 रेज़ टू पावर n, एक नंबर है, वो नंबर क्या है 5 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कि वो कभी डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता, इधर कैन नॉट लिखा है कि नहीं हो सकता। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, जहां पर n जो है ना नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर होने का मतलब n 1 2 3 4 5 एनी काउंटिंग नंबर हो सकता है, ठीक है, n पॉजिटिव रहेगा, ये भी ध्यान रखना।
तो अगर 5n 0 से एंड नहीं हो सकता, तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर 0 से एंड हो सकते हैं। तो बच्चा 0 से एंड तभी होंगे, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 दोनों आते हो। लाइक 2 5 द 10 होता है, और बाकी नंबर हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 2 और 5 होने चाहिए डिजिट 0 से एंड होने के लिए, क्योंकि 2 into 5 10, लास्ट में 0 आ गया। अब अगर मान लो इधर मैं कोई और नंबर 3 डाल देता हूँ, तो 3 to the 6 6 5 the 30, तो 0 से एंड हो जाएगा। लेकिन 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 अगर हम इसमें से हम 2 निकाल दें, क्या निकाल दें, इस वाले नंबर से 2 निकाल दें, ओनली 3 और 5 ले ले, तो 3 और 5 कितना हो गया 15, तो 15 तो 0 से एंड नहीं होता, इसके लास्ट में क्या रहा है 5, तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। और अगर ओनली 5 ले ले, जैसे कि क्वेश्चन में 5 raised to power n, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 raised to power n कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 कोई भी, तो भी डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। मान लो n की जगह हम 3 ले लें, तो क्या बनेगा 5 into 5 into 5 125, 0 से तो एंड नहीं होगा ना, यस सर। तो 0 से एंड होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 बोथ होने चाहिए, ठीक है। तो असर्शन में क्या लिखा है, 5 raised to power n कैनॉट एंड विद डिजिट 0, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि 5 raised to power n डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 है, 2 नहीं है, 2 and 5 दोनों नहीं है, ओनली 5 है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया असर्शन। अब रीजन की बात करें, रीजन में क्या बोला है, नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 and 5। अभी मैंने बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जब 2 and 5 दोनों होंगे, बोथ होंगे, तभी डिजिट 0 से नंबर एंड होगा, तो ये भी ट्रू है। और यही रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason R is correct explanation of assertion A. Okay,